नमस्कार, मैं राजकुमारी शर्मा सूरज कुमारी गाड़ोदिया से। आज अपन जो अध्याय 5 है वो अपन पढ़ेंगे, जिसमें भू संसाधन तथा कृषि क्षेत्र दे रखा है। अपन ने पहला चौथा चैप्टर पढ़ा भू मानव बस्तियों वाला, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो नगरीय व ग्रामीण बस्तियां अपन ने पढ़ी उसके बारे में अध्ययन किया। तो अपन ने विभिन्न प्रकार के महानगरों के बारे में भी पढ़ा और मानव बस्तियां भी पढ़ा। तो मानव बस्तियां और विभिन्न प्रकार के जो महानगर पढ़े, तो उन्होंने उनको देखा कि किस प्रकार वो भूमि का उपयोग कर रहे हैं। अपना जो 5वां चैप्टर है उससे संबंधित है कि संसाधन तथा कृषि किस प्रकार भूमि का उपयोग करते हैं। अपन चारों तरफ आज देखते हैं तो अपने चारों तरफ अपने को विभिन्न प्रकार की इमारतें दिखाई देती है, बड़े उद्योग दिखाई देते हैं, कल कारखाने दिखाई देते हैं, सड़कों का निर्माण दिखाई देता है, स्कूल दिखाई देते हैं, मनोरंजन के जो साधन हैं उनसे संबंधित जो स्थान अपने को दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जो भूमि का उपयोग है वो विभिन्न प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार भूमि का है वो विभिन्न तरीके से उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि भूमि का है विभिन्न तरीके से उपयोग करते हैं। कितने भी जब से अपन जन्म लेते हैं तब से हम इस पृथ्वी पर रहते हैं और अंतिम समय तक इस पृथ्वी पर ही रहते हैं। तो हम भी हमारे जीवन में पृथ्वी का विभिन्न तरीके से उपयोग करते हैं। जितने भी जीव जंतु, मनुष्य या अपने आसपास जो भी क्रियाएं देखते हैं वो सारी गठित किस पर होती है? पृथ्वी पर होती है। तो पृथ्वी अपने को एक जीवन जीने का आधार प्रदान करती है। इस प्रकार जो भूमि का उपयोग है वो विभिन्न तरह से किया जाता है। स्कूल के रूप में है, इमारत के रूप में है, सड़कों के रूप में है, अपन यात्रा करते हैं तो रेलवे ट्रैक के रूप में है, क्रीड़ा उद्यान के रूप में कह सकते हैं, पशुओं के चरने फिरने और उनके रहने के स्थान पर कर सकते हैं, अपने जो बड़ी बड़ी इमारतें अपन निर्माण करते हैं तो उसके रूप में करते हैं। तो जो भू उपयोग है उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है कि ये भूमि इसके अंतर्गत आएगी। तो भू उपयोग जो वर्गीकरण है भू राजस्व विभाग भू उपयोगी संबंधी अभिलेख रखता है। तो इस प्रकार का जो लेखा जोखा तैयार करता है, प्रतिवेदन करता है, वो कौन करता है? भू राजस्व विभाग है वो करता है। तो जो भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है, यानी कि जो प्रतिवेदन भू राजस्व विभाग देता है वह भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होता है। भारत की प्रशासनिक इकाइयों में भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भू राजस्व विभाग इन दोनों के आंकड़ों में या क्षेत्रफल में अंतर हो सकता है। ये दोनों अलग अलग अपनी रिपोर्टिंग प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार अपन जो भू उपयोग जो वर्गीकरण है वह भू राजस्व अभिलेख के द्वारा किस तरह का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है, या भू राजस्व उपयोग है, या अपन कह सकते हैं कि भू राजस्व जो विभाग है वह किस तरह का वर्गीकरण देता है। तो वो अपन आज देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो भूमि है उसका वर्गीकरण किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, या अपन भूमि को किस तरह उपयोग में लेते हैं और उपयोग के आधार पर इन भूमि का वर्गीकरण किया गया है। तो भू राजस्व के द्वारा जो अपनाया गया भू उपयोग है उसका वर्गीकरण 9 प्रकार से किया गया है। 9 प्रकार में जो अपना पहला प्रकार है वो आता है वनों के अधीन क्षेत्र, यानी कि वन क्षेत्र दे रखा है। जो वर्गीकृत क्षेत्र है वो किस प्रकार है, तो ये जानना आवश्यक है कि वर्गीकृत क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों पृथक हैं। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है कि वन विकसित हो सकते हैं, यानी कि वास्तविक वन क्षेत्र और वर्गीकृत वन क्षेत्र दोनों में अंतर है। वर्गीकृत क्षेत्र में वह क्षेत्र आता है जिसमें वर्तमान समय में उस क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। हो सकता है कि वर्तमान में वहाँ वन नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में वहाँ पर वन विकसित किए जा सकते हो या हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो वास्तविक वन और वर्गीकृत वनों में अंतर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वो वनों के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि इस प्रकार का जो वर्गीकरण किया जाता है वो वनों के अधीन किया जाता है, यानी कि उसमें वन क्षेत्र सम्मिलित है जो वर्गीकृत वन क्षेत्र है और वास्तविक वन क्षेत्र है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो वनों के अधीन आएगा। अब दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है वो यह है कि बंजर व व्यर्थ भूमि। बंजर भूमि नाम से पता चलता है कि जहाँ पर किसी तरह का उत्पादन नहीं होता, यानी कि कृषि कार्य में किसी प्रकार के काम में नहीं आती है, तो व्यर्थ भूमि। तो बंजर भूमि किसे कहा जाएगा
कि जो हमारे पास वर्तमान में संसाधन उपलब्ध है उसका अगर अपन उपयोग भी करते हैं या उसको काम में लेते हैं तो भी ये भूमि उपजाऊ नहीं हो सकती है। कहने का तात्पर्य है प्रचलित तकनीकी के माध्यम से भी अपन उस भूमि को कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है, तो ऐसी भूमि बंजर भूमि के अंतर्गत आती है। तो ऐसी भूमि कौन कौन सी आती है? जो पहाड़ी क्षेत्र में है या मरुस्थलीय क्षेत्र में है, या जो बड़ी जो नदियाँ बहती है जो नालिका अपरदन करती है, जैसे राजस्थान में चंबल नदी करती है जो बड़े बड़े खड्ड बना देती है, तो इस प्रकार की जो भूमि आती है वो बंजर भूमि के अंतर्गत आती है। तीसरे प्रकार का जो वर्गीकरण दे रखा है कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, जिस प्रकार अपन नाम से पता चलता है अपने को कि कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, यानी कि वह भूमि जो एक तो आता है कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, एक आता है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। जो तीसरा दे रखा है गैर कृषि कार्यों में, तो गैर कृषि कार्यों का तात्पर्य है कि कृषि को छोड़कर अन्य जो क्षेत्र में काम में अपन जो भूमि को लेते हैं वो आता है गैर कृषि कार्यों में। गैर कृषि कार्यों का मतलब यह है कि जो भूमि अपन इमारतें निर्माण करने में, सड़कें निर्माण करने में, रेलवे ट्रैक बिछाने में, या अपन ये कह सकते हैं मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने में, बड़ी बड़ी जो एयरपोर्ट बनाते हैं, हवाई जहाज उतारने के लिए जो बनाए जाते हैं एरोड्रम, तो उनके जो उपयोग में लेते हैं वो सारी जो भूमि आती है वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि आएगी। इसमें बड़े कौलाओं से लेकर अपने रहने के जो मकान वगैरह, बस्तियाँ हैं, सड़कें हैं, नहरें हैं, इस प्रकार का जो उपयोग आता है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में जो कार्य वाली जो भूमि होती है वो इस प्रकार की भूमि में सम्मिलित की जाती है। फिर जो अपना चौथा प्रकार है स्थायी चारागाह क्षेत्र। स्थायी चारागाह क्षेत्र यानी कि जिसको गोचर भूमि हम बोलचाल में गोचर भूमि कहते हैं, ये सरकार के अधीन आती है और ग्राम पंचायतों के अधीन आती है। इसमें कुछ साझा भूमि भी होती है जो सबकी भूमि कहती है। तो इस प्रकार का जो निश्चित एक क्षेत्र होता है जो सरकार के अधीन आता है या पंचायत ग्राम पंचायतों के अधीन आता है, तो इस प्रकार का जो क्षेत्र आता है वो स्थायी चारागाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब अपना जो पांचवा प्रकार का है विविध प्रकार के तरुण फसलों व उपवनों वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार का जो आता है जो बोए गए निवल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी कि जो कृषि कार्य में जो बोया गया क्षेत्र होता है उसमें इसको सम्मिलित नहीं किया जाता। ये विभिन्न प्रकार के जो फलदार वृक्ष होते हैं, उनके जो बगीचे होते हैं, उद्यान होते हैं, वो भूमि आती है, या अपने निजी स्वामित्व में, यानी कि जिनके बड़े बंगले बने हुए होते हैं उनके सामने जो उद्यान लगाए हुए होते हैं, तो इस प्रकार की जो भूमि आती है वो इसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है। अब जो छठी प्रकार की जो भूमि दे रखी है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अब देखो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, एक तो ये आया, एक आया बंजर व व्यर्थ भूमि। दोनों में व्यर्थ भूमि आया, लेकिन इसमें कृषि योग्य है और ये बंजर है। तो बंजर भूमि में क्या होता है कि अपन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भी इसको उपजाऊ नहीं बना सकते। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में वह क्षेत्र आता है जिसमें अपने पास जो प्रचलित प्रौद्योगिकी होती है उसके माध्यम से अपन इसको कृषि योग्य भूमि में बदल सकते हैं, यानी कि कुछ उसमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, कुछ संसाधनों का इस्तेमाल करके इस भूमि को उत्पादन वाली भूमि बना सकते हैं। यानी कि ये आगे आने वाले समय में अगर अपन उपयोग करते हैं तो इसमें फसलें उत्पादन कर सकते हैं। वर्तमान में तो ये व्यर्थ भूमि है, लेकिन है कैसी? कृषि योग्य। और ये भूमि क्या है? बंजर है। इसमें दोनों में इतना अंतर होता है, इसमें संसाधनों का उपयोग करके इसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है और इसमें तकनीकी का उपयोग करके भी इसको कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो भूमि आती है या इस प्रकार का जो संवर्ग आता है वो इस प्रकार की भूमि के अंतर्गत आता है जिसमें अपन तकनीकी द्वारा सुधार कर कृषि योग्य बना सकते हैं। फिर आता है वर्तमान पट्टी भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो एक वर्ष के लिए पट्टी छोड़ दी जाती है, यानी कि जिसमें किसी तरह का कृषि कार्य नहीं होता। इस प्रकार की जो भूमि आती है वो वर्तमान में पट्टी भूमि आती है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि लगातार अगर कृषि करते हैं तो भूमि का क्या हो जाता है, उपजाऊपन कम हो जाता है, उसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। तो इसको बढ़ाने के लिए कई बार कृषक क्या करता है, एक वर्ष के लिए इसको खाली छोड़ देता है। तो इस प्रकार की जो भूमि आती है वो वर्तमान प्रतिभूमि के अंतर्गत आती है। अब अपन पढ़ते हैं पुरातन प्रतिभूमि। पुरातन मतलब होता है पुरानी, यानी कि जो एक वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम के लिए जिसे प्रति छोड़ दिया जाता है, यानी कि इसमें किसी तरह का कृषि कार्य नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार की जो भूमि आती है वो पुरातन प्रतिभूमि के अंतर्गत आता है।
इसमें केवल ये समझने की बात है कि 1 वर्ष से अधिक और 4 वर्षों से कम के लिए प्रति छोड़ी जाती है। अगर इसे 5 वर्ष से अधिक के लिए प्रति छोड़ दी जाती है तो इस भूमि का वर्गीकरण इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत कर दिया जाता है। यानी कि ऐसी पुरातन प्रतिभूमि जो 5 वर्ष से अधिक के लिए पट्टी छोड़ दी जाती है तो उसका वर्गीकरण कृषि योग्य प्रतिभूमि में कर दिया जाएगा। तो ये वर्गीकरण समय के अनुसार बदल भी सकता है। तो इस प्रकार की जो भूमि आती है वो पुरातन प्रतिभूमि के अंतर्गत आता है। जो नवा अपना दे रखा है निवल बोया गया क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत वह क्षेत्र आता है जिसमें फसलें उगाई जाती है तथा काटी जाती है। यानी कि इसमें वह सारा क्षेत्र आता है जिसमें कृषि कार्य सम्मिलित है, फसलें उगाई जाती है और काटी जाती है। तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण है ये भू राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार अपन ने 5वें चैप्टर में क्या देखा कि भूमि का उपयोग विभिन्न तरीके से कैसे किया जाता है और भू राजस्व विभाग द्वारा इनका वर्गीकरण किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि इनके उपयोग के आधार पर भूमि का विभिन्न तरह का जो उपयोग होता है उसका वर्गीकरण किया जाता है। समय के साथ में हो सकता है कि भूमि का जो उपयोग है वो परिवर्तन हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पर एक उद्योग अवस्थित हो गया, एक समय में यहाँ पर कृषि क्षेत्र था, लेकिन अब यहाँ पर उद्योग स्थापित होने के कारण से ये जो कृषि क्षेत्र है वह औद्योगिक नगरों में परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो एक समय जो कृषि योग्य भूमि थी वो अब क्या हो गई, गैर कृषि कार्यों में संलग्न भूमि हो गई। तो इस प्रकार समय के साथ जो वर्गीकरण है वो बदलता रहता है। जैसे पुरातन भूमि वाला जो है अगर 5 वर्षों से अधिक के लिए प्रति छोड़ दी जाती है तो कृषि योग्य वर्ग भूमि में उसको सम्मिलित कर लेते हैं। तो इस प्रकार समय के साथ में जो भूमि का उपयोग भी बदलता है और इनका वर्गीकरण भी बदलता है। तो इस प्रकार अपन जो भू राजस्व विभाग जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग होता है उनके प्रतिवेदनों में अंतर देखने को मिलता है और ये अंतर उपयोग के आधार पर समय के साथ में परिवर्तित होता है, उन क्षेत्रों में भी अंतर हो सकता है। इस प्रकार की जो अपन ने आज भूमि का वर्गीकरण पढ़ा। चौथा चैप्टर में अपन ने मानव बस्तियां, नगरों का विकास, आधुनिक नगर, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर पढ़ा। वहाँ पर भी अपन ने बस्तियां देखी और बस्तियों के प्रकार के बारे में पढ़ा, उनका विकास पढ़ा। अब अपन उससे संबंधित ये आगे वाला चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि, यानी कि भूमि का उपयोग अपन किस प्रकार करते हैं और कृषि क्षेत्र में किस तरह भूमि का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आज अपन ने 5वें चैप्टर का एक टॉपिक देखा, भू राजस्व विभाग द्वारा अपनाया गया वर्गीकरण। धन्यवाद।